जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के गद्य खंड के जितने भी चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पहला चैप्टर है, वहाँ से लेकर 12वें चैप्टर तक के जितने भी MCQ हैं इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न है हमारा पहले चैप्टर का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्य कुशलता के लिए। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसको बताना है। तीसरे का आंसर क्या होगा? सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। पांचवा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यहाँ इनके जन्म को बताना है कब हुआ था। पांचवें प्रश्न में पांचवे का ए हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा है? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। सातवां प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यहाँ जाति प्रथा का मुख्य कारण बताना है। तो क्या है? बेरोजगारी। सातवें का ए। आठवां प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो आठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर जी को। नौवां प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? इसको स्वाभाविक विभाजन नहीं माना गया जाति प्रथा को। नौवें का आंसर क्या हो जाएगा? डी, रुचि पर आधारित न होने के कारण इसे क्या है? स्वाभाविक विभाजन नहीं माना गया है। हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। 11वां प्रश्न है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का ए, मध्य प्रदेश। आप लोग अपने मन में आंसर पहले से दे सकते हैं प्रश्न देखने के बाद, और बाद में आप देख पाइएगा कि आप कितने सही किए हैं और कितने गलत। 12वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो आप अच्छे से जानते हैं कौन है, भीमराव अंबेडकर। 13 नंबर का प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों ही थे। 15 नंबर का, हु आर सुद्राज किनकी रचना है? हु आर सुद्राज किनकी रचना है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 16 नंबर का है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो किसके? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये गए। 16 का बी। 17 का राइट आंसर क्या होगा? द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। 18 नंबर है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो कौन है वो? भीमराव अंबेडकर। 19 नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर।
आप लोगों ने 5 मिनट में देखा एक चैप्टर का पूरा MCQ। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। अब हम देखेंगे अगले चैप्टर बिस्क के दांत, इनसे बनने वाले MCQ। इस रचना को किसने लिखा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरे चैप्टर के बिस्क के दांत। पहला प्रश्न है हमारा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो किसके अनुसार, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, खोखा के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर। दूसरे का राइट आंसर क्या है? गिरधर। या फिर क्या है? सेन साहब। किसके लिए कहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो किसने कही है? सेन साहब ने कही है। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तीसरा है, खोखा के दांत किसने तोड़े? अगर ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो समझ पाएंगे कि किसने तोड़े थे। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मदन ने। चौथा प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यहाँ ईस्वी पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था इनका जन्म? 1916 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है। यहाँ सेन साहब की कार की कीमत बतानी है, तो कितनी थी? पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 7,500। छठा प्रश्न, सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? कार है कि खोखा है, खोखी या उपयुक्त सभी? कौन है? छठवें का राइट आंसर हो गया बी, खोखा। सातवां प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। आठवां है, बिस्क के दांत कहानी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है बिस्क के दांत के? नलिन बिलोचन शर्मा। नौवां प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? इतनी ढेर सारी बहनें किसकी थी? नौवें का राइट आंसर क्या होगा? खोखा की। 10वां चैप्टर है, चैप्टर नहीं 10वां प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन किसने कहा है? बचपन में ही क्या है, खोखा के बारे में सारी चीज़ें निर्धारित हो चुकी थी कि खोखा बनेगा क्या। इसका आंसर बताइए 10वें का। सेन साहब ने। 11वां प्रश्न है, बिस्क के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? इसका हमें विधा बताना है, किस विधा में लिखी गई है। विधा ही अक्सर पूछता है। 11वें का क्या राइट आंसर हो जाएगा? कहानी। आप क्या पढ़ रहे हैं बिस्क के दांत? एक है कहानी। आगे देखते हैं, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो आप समझ पाएंगे क्या खाना मामूली बात थी मदन के लिए। 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार। 13 नंबर का प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी कहानी है? बिस्क के दांत। 14 नंबर का प्रश्न है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थीं? तो कैसे थे? मूर्ख थीं या नासमझ थे, उदंड या सुशील थे? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? नासमझ। इस क्वेश्चन में सस्पेंस से देख लीजिएगा, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसे थे। 15 नंबर का प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ का अर्थ क्या होता है? परिचित। क्रूर का आप लोग विलोम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 16 नंबर का प्रश्न है, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लेखक की माता का नाम बताना है। 16 नंबर का प्रश्न है जो उसमें। रत्नावती शर्मा।
17 नंबर का प्रश्न है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? गिरधर का। 18 नंबर का प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो किस कहानी संग्रह से लिया गया है विष के दांत? विष के दांत तथा अन्य कहानियां यहाँ से लिया गया है। 19 नंबर का प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? कितनी लड़कियां थीं? 5। 20 नंबर का प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। 21 नंबर है, रफ्क शब्द का अर्थ है। यहाँ रफ्क शब्द का आपको अर्थ बताना है। ईर्ष्या। 22 नंबर है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? 22 का राइट आंसर हो जाएगा, लट्टू नचा रहा था। अगला चैप्टर देखिएगा। अगला चैप्टर हमारा है, भारत से हम क्या सीखें। तीसरे चैप्टर का एमसीक्यू हम देखेंगे। इसके रचनाकार कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत से हम क्या सीखें। पहला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को। दूसरा प्रश्न है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र से भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा। तीसरा देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण भारत में। चौथा प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें क्या है? इसकी विधा बताना है आपको चौथे प्रश्न का। तो क्या है? भाषण है। किसके भाषण से लिया गया है ये बताइएगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? 5वां नंबर का प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। छठा प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे क्या थे? वीर थे, नाविक थे, सैनिक थे या फिर क्या थे? दार्शनिक थे। 7वें नंबर का प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? 7वें का आंसर क्या होगा? सी, वारेन हेस्टिंग। 8वां नंबर का प्रश्न है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? 8वें का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी, मैक्स मुलर ने। 9वां प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? कालिदास की कौन सी रचना का जर्मन में अनुवाद किया मैक्स मुलर? इसको बताना है। कौन सी रचना थी? मेघदूत। मेघदूत थी ये रचना किसकी थी? कालिदास के। 10वां प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आपको बताना है कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। 11 नंबर का प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? यहाँ बताना है कि सर विलियम जोन्स जो है ये समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। पहले तो यात्रा क्या है, लोग समुद्र के रास्ते ही करते थे। 1783 में। आगे देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो क्या विशाल है? संस्कृत भाषा और साहित्य।
13 नंबर का प्रश्न है, मैक्स मुलर ने, यहाँ आपको एज बतानी है, कि किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तब तक आप लोग +2 का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या है, संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। 14 नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? किसे कहा है? मैक्स मूलर को। 15 नंबर का प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन पद्यानुवाद किसने किया है? तो किसने किया है, अभी पूछा गया था, ऊपर प्रश्न था, तो मैक्स मूलर ने किया है। अगला है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म? डेसाउ। क्या है? डेसाउ। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? यहाँ बताना है आपको विकल्प के अनुसार, ब्राह्मण या वैदिक धर्म के। अगला है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था? रिपीटेड क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग को। 9वां प्रश्न है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्न मानव का अर्थ हमें बताना है। 19 का क्या है? डी, यानी कि प्राचीन मानव। 20 नंबर का है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से है। 21 नंबर है, हकर्स क्या थे? हकर्स के बारे में बताना है, जो आपके इस लेसन में दिया हुआ था। 21 नंबर का प्रश्न है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे कौन? हकर्स। अब 22 का देखते हैं, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? तो कितने वर्ष की उम्र में? ये तो अभी आपने देखा ही है। 22 का राइट आंसर क्या होगा? 18 वर्ष की उम्र में। 23 है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्स मूलर के अनुसार ऐसा देश कौन सा है? तो हम जान रहे हैं हमारे ही देश के बारे में क्या है, उन्होंने ये बात कही है, भारत। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, यानी कि चौथा चैप्टर। हम लोगों ने 17 मिनट में 3 चैप्टर को देख लिया, और इसको आप रिवाइज स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं वापस से। अगला चैप्टर अब देखते हैं। चौथे चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग बताइए। चौथे चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा? पांचवी वृत्ति के। दूसरा है ललित निबंध है। क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारा क्या है? एक ललित निबंध है। तीसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा है, नाखून प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो पांचवी प्रवृत्ति का। दधीची की हड्डी से क्या बना था? पांचवा प्रश्न है, तो क्या बना था? इंद्र का वज्र या धनुष त्रिशूल तलवार क्या बना था? पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? ए, इंद्र का वज्र बना था। इंद्र का वज्र बना था, पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा। छठा है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? तो किसने कहा था? छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन कहा था? कालिदास, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। अगला है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो किसने पूछा था? उनकी लड़की ने। 8वां प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किसकी है, यानी कि जो पुराना है उसका मोह हमेशा क्या है? अच्छा नहीं होता। किसने कहा है? किस लेसन में कहा गया है? 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। 9वां है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे?
बताना है आपको। तो गौड़देव के। 10वां है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 11 नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? कौन है? किसके बारे में ये चैप्टर था हमारा? तो नाखून के बारे में था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून के बारे में। 12 नंबर का प्रश्न है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? 12वें नंबर का है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, यानी कि क्या है, हम चाहते नहीं फिर भी ये चीज़ें अपने आप बढ़ रही हैं अभी भी। 13 नंबर का प्रश्न है आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसका संग्रह है? आलोक पर्व जो ये किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है 14 नंबर का आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? कौन किया? उनकी कौन सी लड़की? बड़ी लड़की, छोटी लड़की? तो उनकी छोटी लड़की ने किया। 15 नंबर का प्रश्न है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ कौन सी होती हैं? 15 नंबर का आंसर क्या होगा? अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ। 16 नंबर का प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 16 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1907 ईस्वी। 17 नंबर का प्रश्न है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो किसको कहा है? अल्पज्ञ पिता को, क्योंकि उनकी बेटी ने उनसे एक प्रश्न पूछा था। 18 है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो क्या है ये आप जान ही रहे हैं, पार्श्विक वृत्ति का। 19 नंबर है कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्स्यायन है। 20 नंबर का प्रश्न है सिक्कत का अर्थ क्या होता है? सिक्कत का अर्थ आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? मोम। 21 नंबर का प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये रचना इंपॉर्टेंट है इनकी, तो कौन सी है? आलोक पर्व। कौन सी रचना है? आलोक पर्व। आलोक पर्व पर क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी। आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? मनुष्य प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मतलब ऐसा कहा गया है कि जब हम नाखून को यूज में नहीं लेंगे तो क्या है, नाखून अपने आप ही खत्म हो जाएगा। 22 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? किसमें कहा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसमें कहा गया है। 23 देखते हैं कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे इसमें क्या उन्होंने कहा था। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें कि सब नए खराब ही नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या कहा था इनमें से? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। इन्होंने क्या कहा था? ए बी दोनों। ए भी कहा था उन्होंने कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इस तरह से हम देख पाते हैं कि हमारा कितना चैप्टर खत्म हो गया? 4 चैप्टर खत्म हो गए। 5वां चैप्टर हमारा है नागरी लिपि। आगे देखते हैं नागरी लिपि के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है नागरी लिपि का, इसके लेखक का नाम हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नागरी लिपि के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है हमारा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? कब से मिलते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं सदी से मिलते हैं। दूसरा प्रश्न नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं उनको कहाँ से मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी भारत से। तीसरा है वेतमा दानपत्र किस समय का है? वेतमा दानपत्र किस समय का है? तो किस समय का है? तीसरा प्रश्न है वेतमा दानपत्र किस समय का है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1020 ईस्वी का है। चौथा प्रश्न है सरहपाद
की कृति क्या है? तो सूर्यपात की कृति क्या है? दोहा कोश। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरकेलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? यहाँ आपको लिपि बताना है। 5वां प्रश्न हमारा है ये। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, देवनागरी लिपि में आना है। 6ठा प्रश्न है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। यहाँ बताना है कि जो विजयनगर के शासक थे 14वीं 15वीं ईसा के, तो उन्होंने अपनी लिपि को क्या कहा है? 6ठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी। नंदी नागरी कहा है। देवनागरी को क्या कहा है उन्होंने? नंदी नागरी। 7वां प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है तो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि के लेखक बताना है, कौन है? गुणाकर मूले। 8वां प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? 8वां प्रश्न क्या है? 8वां तो हो गया ना, गुणाकर मूले है। 9वां प्रश्न बताना है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इसमें हिंदी भाषा की लिपि बताना है। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, देवनागरी लिपि। 10वां है, दोहा कोश किसकी रचना है? अभी हमने देखा सूर्यपात के। 11 नंबर का प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीदास कृत रामायण तो अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन जो मेन रामायण है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में है? संस्कृत। 12वां नंबर का प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यहाँ नागरी लिपि का विधा बताना है 12वें नंबर में। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, निबंध विधा में लिखा गया है। 13 नंबर का प्रश्न है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। कैसी भाषाएं हैं? उत्तर भारत की, पूर्वी भारत की, या पश्चिमी भारत की, या दक्षिणी भारत की? इसको तो आप जानते ही हैं कि तमिल कहाँ बोला जाता है? तेलुगु और कन्नड़। कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है। और बाकी 3 भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है? गुणाकर मूले। अगला देखते हैं 15 नंबर का, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? यहाँ पुस्तक की रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुणाकर मूले। 16 नंबर का है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। 17 नंबर का प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो कौन सी लिपि है वो? देवनागरी लिपि। 18 नंबर है, विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में हैं? तो आपने अभी पिछले प्रश्न में देखा है, इसका आंसर क्या होगा? नंदी नागरी लिपि। 19 नंबर है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक जो थे भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। 20 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि हैं। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सूर्यपात को माना गया है। 21 नंबर है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? 21 का क्या हो जाएगा? डी, गुणाकर मूले। 22 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसी शब्द अंकित है? 22 का राइट आंसर क्या होगा? बादशाह अकबर ने। अगला प्रश्न है 23, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? इनका क्या है? व्यक्तिगत नाम पूछा गया है। ये तो उपाधि थी इनकी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा देव। क्या है? देव। 24 है,
कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? यहाँ बताना है कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध स्थल है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनों का। 25 देखते हैं। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, परमार शासक भोज। 26 देखते हैं। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, देवनागरी। 27 है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो है कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। 28 है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? किसको लिखते हैं? हिंदी को लिखते हैं। 29 नंबर है। टकसाल शब्द का अर्थ है? 29 में बताना है टकसाल शब्द का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? जहाँ सिक्के ढलते हैं। 30 नंबर है। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नागर शैली। 31 है। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि किसे कहते हैं? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। 32 है। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम और सीता। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बनने वाले थे उनका जिक्र किया गया। आगे चैप्टर में हम देखेंगे, छठे चैप्टर में, कि उसमें किस तरह के MCQ हैं। छठवां चैप्टर है हमारा बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है? आप लोग बताइएगा। पहला प्रश्न हम देखते हैं बहादुर कहानी से। बहादुर पर कितने रुपयों की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। दूसरा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा, आगे दिखाई देगा। क्या हो जाएगा? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तीसरा सी आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का। चौथा है, कहानी है। कहानी क्या है? इसमें विधा बताना है आपको गद्य खंड के सभी चैप्टर दिए गए हैं। इसमें विधा बताना है कि कौन से नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसको हमने देखा क्या है कि ये ललित निबंध है, और परंपरा का मूल्यांकन जिसका, और नौबत खाने में इबादत, इसको भी हमने देखा नहीं है। लेकिन कहानी क्या है इसको बताना है आपको। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर। बहादुर क्या है? कहानी विधा है। पांचवा देखते हैं, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? भूटान का था क्या? नहीं, कहाँ का था? नेपाल का। छठा है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। सातवां है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बहादुर। अमरकांत का बाप कहाँ मारा गया था? तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध में। नवा प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी इस कहानी में? नौवें का बी, लेखक की पत्नी। लेखक कौन है? अमरकांत। लिखा क्या है इन्होंने? बहादुर। किस विधा में? कहानी। 10वां प्रश्न है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो किसकी है? अमरकांत जी की रचना है ये। 11 नंबर का प्रश्न है, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? 11 का बी, लेखक का साला।
12 नंबर का प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम आपको बताना है। 12 का बी। कौन है? दिल बहादुर इनका पूरा नाम है। 13 नंबर का प्रश्न है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? यहाँ बताना है कि लेखक ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और किस क्लास की? हाई स्कूल में, जिस क्लास में आप लोग हो। तो बलिया से। कहाँ से? बलिया से। 14 नंबर का प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। 15 नंबर का प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक का पुत्र था। 16 नंबर का प्रश्न है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसकी रचना है? मित्र मिलन कहानी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है मित्र मिलन? अमरकांत जी के। 17 नंबर का प्रश्न है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? 17 नंबर का प्रश्न है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे। 18 नंबर का प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। 19 नंबर है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? किसके पास आ गए थे? उसकी माँ के पास ना, तभी तो उसकी माँ बहादुर की क्या है, पिटाई के थे। 20 नंबर का प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी है बहादुर में? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल गवई गोरखे की। 21 नंबर है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो उनके बड़े लड़के का क्या नाम था? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोर। 22 है, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी बहादुर कहानी में? निर्मला कौन थे? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक की पत्नी। 23 है, ये भी पूछ सकता है, निर्मला किस कहानी की पात्र है? बहादुर हो जाएगा आंसर। 23 है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत। 24 है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी में। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 25 है, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे? किसने कहा था? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिश्तेदार की पत्नी ने। आगे देखते हैं, 2 प्रश्न और है इसमें। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, किशोर। 27 है, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? किशोर। इस तरह से हम देखते हैं कि इस चैप्टर से जो MCQ बनने वाले थे इम्पोर्टेंट, और भी बन सकते हैं इनकी रचनाओं से रिलेटेड, तो उसको देख लीजिएगा। अब अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है? 7वां चैप्टर गद्य खंड का। अगला चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। इससे बनने वाले MCQ देखते हैं। पहला प्रश्न, जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न। दूसरा प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य के बारे में हम पूरी तरह से किस व्यवस्था में जान पाएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? यह भूमिका बताना है, क्या भूमिका है?
तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्णायक। चौथा है जार शाही कहाँ थी, तो जार शाही कहाँ थी, चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस में। पांचवा है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो किसके लिए आवश्यक है, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, उनको क्या है, परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। छठवां प्रश्न है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, निराला की साहित्य साधना, तो इसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। सातवां प्रश्न है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, यहाँ इनके गांव का नाम बताना है, किसके, रामविलास शर्मा जी के, तो इनके गांव का नाम था उच्चगांव सानी। आठवां प्रश्न है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन भी। नवा प्रश्न है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। 10वां प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक जो है ये किस विधा की रचना है, 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, निबंध विधा की रचना है। 11 नंबर का है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, कब से कब तक रहे, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन, रामविलास शर्मा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1949 से 1953 तक। 12 नंबर का प्रश्न है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बारह का राइट आंसर क्या होगा, सी, परंपरा का मूल्यांकन। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं सामाजिक विकास क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, सामाजिक विकास क्रम में सामान्य सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा, 13 का सी, पूंजीवादी सभ्यता को। 14 नंबर का प्रश्न है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है किससे है या कैसा है, यहाँ आंसर बताना है आपको कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है, किससे है, राइट आंसर हो जाएगा इस चैप्टर के अनुसार द्वंद्वात्मक। 15 नंबर है जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, जार शाही जो है इनके बारे में बताना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, तोलस्टॉय। 16 नंबर है बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, रामविलास शर्मा जी की रचना है। 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर इनको माना गया है। 18 नंबर का प्रश्न है एथेंस किस महादेश में है, एथेंस के बारे में कि किस महाद्वीप, यहाँ महाद्वीप के नाम दिए गए हैं जिनको महादेश बोला गया है, किस महादेश का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुल कितने महाद्वीप हैं, पहले इसका आंसर बताइए। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यूरोप। 19 नंबर है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है या संबंधित है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, साहित्य। 20 नंबर प्रश्न है लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने।
21 है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस रचना पर प्राप्त हुआ? निराला की साहित्य साधना पर। अगला प्रश्न है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि पर्याप्त। 23 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। परंपरा का मूल्यांकन जो शीर्षक है इस पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। 24 है, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी क्या है? अस्मिता होती है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? डी, परंपरा का मूल्यांकन। 25 है, आदिम शब्द का अर्थ बताना है आपको। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अति प्राचीन। आदिम का अर्थ है। 26 है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्यों की क्या है? नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। हम लोगों ने अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे 8वें चैप्टर को। 8वां चैप्टर हमारा है, क्या नाम है 8वें चैप्टर का? गद्य खंड का जित जित मैं निरखत हूँ। इस चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। जित जित मैं निरखत हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? किस उम्र में इनको क्या संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 27 वर्ष की आयु में। दूसरा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? यहाँ बताना है कि पंडित बिरजू महाराज पहले तो किस घराने के थे? तो लखनऊ घराने से थे। तो इनका संबंध किस पीढ़ी से है? लखनऊ घराने के। तो किस पीढ़ी से है? दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7वीं पीढ़ी से। तीसरा नंबर का प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द मानते थे? तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ए, पिता का। चौथा है, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। 5वां है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। 6वां है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? 6वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नर्तक के रूप में। 7वां है, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। यहाँ इसकी विधा बताना है इस रचना की। जित जित मैं निरखत हूँ, 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, साक्षात्कार। 8वां है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो हैं बिरजू महाराज के कौन थे? 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चाचा। कौन थे? चाचा। अभी हमने देखा है ऊपर इनका नाम, ठीक है, कि उनके चाचा कौन थे। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? तो शंभू महाराज। 8वां हो गया। हम देखेंगे 9वां। हलकारे का अर्थ होता है। हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो बी, 9वें का बी, संदेश वाहक। 10वां है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? हमने देखा है अभी किस घराने के थे? लखनऊ घराने के। 11 नंबर है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी, तबला, संतूर या फिर किससे है? 11 का राइट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये क्या है? नर्तक है, कथक के। अगला है 12वां नंबर, जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। 13 नंबर का प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 साल की उम्र में। 14 नंबर है, बिरजू महाराज को
तालीम किससे मिली, यानी कि उनको जो नृत्य की शिक्षा है किससे मिली। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का बी, बाबूजी से, यानी कि उनके पिताजी से। 15 नंबर है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या नाम था। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, झुमकलाल। क्या नाम था, झुमकलाल। 16 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया था, यहाँ बताना है, यहाँ साल पूछा जा रहा है। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 9.5 साल के थे। 17 नंबर का प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है। यहाँ नृत्य की शैलियों के बारे में पूछा गया है कि इनका संबंध उसमें से किस शैली से है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कथक। 18 नंबर है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। 19 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, यानी कि आज़ादी के पहले ही हुआ होगा, तभी तो इस तरह के दंगे हो रहे थे उस समय। 19 का राइट आंसर क्या होगा, डी, 1938। अगला है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। ये जो चैप्टर है ये क्या है, एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू। ये किसने लिया था। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी जी ने। 21 है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ, यहाँ अस्पताल भी बताना है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, जफरीन। रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, रश्मि वाजपेयी। 23 है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। 2.5 साल। 24 है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, इसका आंसर बताना है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्मला जी का। 25 नंबर प्रश्न है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। बताना है कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 18 साल। 26 है, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया। पंडित बिरजू महाराज जी ने गंडा किससे बनवाया। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बाबूजी से। 27 है, साफा क्या है। 27 का राइट आंसर क्या है, सी, साफा लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर क्या है, कमर तक लपेटता है। इस तरह से हमारा क्या है, 8वां चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम देखेंगे 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके लेखक का नाम भी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां चैप्टर हमारा है आवन्यो, इसके लेखक का नाम बताना है। पहला प्रश्न इसका हम देखते हैं, आवन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, यानी कि 19 दिन में इन्होंने कितने गद्य की रचना की। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 27। दूसरा है, ल मादा मुजेल द आवन्यो किसकी कृति है। द मादा मुजेल द आवन्यो किसकी कृति है। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पिकासो। तीसरा है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14 है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है। चौथे का बी, चौथे का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी, आवन्यो। आवन्यो किस देश में है, यहाँ बताना है आवन्यो किस देश में है। अभी हमने देखा तो कहाँ पे है, फ्रांस में है। कविता नहीं है, छठे का आंसर बताना है क्या नहीं है। आवन्यो ये क्या है, कविता विधा नहीं है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था।
आवन्यो ये रचना क्या है? अशोक वाजपेयी जी की है। इनके जन्म के बारे में पूछ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। 8वां है विलनप क्या है? विलनप क्या है? 8वें का राइट आंसर बताना है। एक छोटा सा गांव है। 9वां है आवन्यो किस नदी पर स्थित है? आवन्यो को बताना है किस नदी पर स्थित है। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा रोन नदी पर। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो क्या हो जाएगा? आवन्यो। 11 नंबर है प्रत्येक वर्ष आवन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रंग समारोह। 12 नंबर का चैप्टर है लेखक आवन्यो क्या साथ लेकर गए थे? आवन्यो क्या साथ लेकर के गए थे? 12वें का राइट आंसर हो जाएगा बी पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। 13 नंबर का है ला शत्रुज क्या था? ला शत्रुज क्या था? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ईसाई मठ था। 14 है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द मादाजोल द आवन्यो। 15 है बेलनुआ और आवन्यो के बीच में कौन सी नदी है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए रोन नदी। आवन्यो क्या है? 16 नंबर का प्रश्न है आवन्यो क्या है? तो आवन्यो के बारे में बताना है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई मठ। 17 नंबर का प्रश्न है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अशोक वाजपेयी जी ने बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किया। इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, इसको चेक करके बताइएगा कि किसने किया है, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी ने किया है। आगे है रोन नदी कहाँ है? 18 नंबर। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दक्षिण फ्रांस में। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो कौन सी है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए कविता का जनपद। 20 नंबर प्रश्न है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? 20 नंबर का अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी जी ने। अगला है 21 आवन्यो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी? कविताएं संयुक्त कविताएं लिखी थी कौन? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? 22 का है अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? तो निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। अगला है 23 आवन्यो शीर्षक पाठ के लेखक हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। आवन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। हम देखेंगे अगला चैप्टर है। चैप्टर क्या है हमारा? समाप्त होता है। 10वां चैप्टर क्या है, उसका नाम बताइए। 10वां चैप्टर हमारा है मछली। अब इस चैप्टर के हम MCQ देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है हमारा? पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? हमको बताना है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर भी कमरा बनता है क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। दूसरा है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो उनके पिताजी खाते थे। तीसरा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तीसरे का डी मछली। चौथा है लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? चौथे का सी 3 मछलियाँ। पांचवा है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? पांचवें का क्या है? सी मध्यम वर्ग। छठा है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? छठवें का बी किसने मना किया? माँ ने। 7वां नंबर है
मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भाग गया? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, संतु। 8वां है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतु। 9वां है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, माँ। 10वां है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? कहाँ थे? इंदिरा गांधी। 11 है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली को किस प्रकार की कहानी मानेंगे? मनोवैज्ञानिक। 12 है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? यहाँ बताना है। 12वें में 2 मछली जिंदा थे। अगला है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं? कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। 14 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। 15 है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? तो भग्गू। 16 नंबर है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? कौन खाता था? पिताजी। अगला देखते हैं, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय। 18 है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मकान के नीचे। 19 नंबर है, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इनको बताना है किस वर्ष साहित्य अकादमी दिया गया किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1990। 20 नंबर देखते हैं, झोले में कितनी मछलियाँ थीं? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 मछलियाँ थीं। 21 है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, संतु ने। 22 है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास किसका है? 22 का राइट आंसर क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। 23 है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो बताना है संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा। 24 है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? 24 है, नौकर की कमीज जो है किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 25 है, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? 25 है, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? नौकर की कमीज। ये क्या है? इनका उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का। 26 है, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, घर का नौकर। इस तरह एक चैप्टर हम लोग और खत्म किए। अब देखते हैं अगला चैप्टर। 11वां चैप्टर हमारा नौबत खाने में इबादत। इसके बाद हमारा कितना चैप्टर बचेगा? 1, 12 गद्य खंड का। इसके बाद ये वीडियो हमारा हो जाएगा समाप्त। अब देखते हैं अगला चैप्टर, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत में इसका पहला प्रश्न क्या है? MCQ का, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। इसके पाठ के केंद्र में क्या है? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कौन है? बिस्मिल्लाह खां। कविता नहीं है, कविता क्या नहीं है? दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नौबत खाने में इबादत है क्या है? कविता विधा नहीं है। इबादत का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो उपासना। चौथा प्रश्न है, रसूलन बाई थी, रसूलन बाई कौन थी? तो गायिका थी। 5वां है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? कमरुद्दीन। 6ठा नंबर है, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृत की।
7वां है कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक हैं। 8वां नंबर है अमरुद्दीन नाम किसका था? अमरुद्दीन नाम किसका था? 8वें का बी कौन था? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां थे अमरुद्दीन। इसको देखिएगा क्योंकि इनके बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। 9वां है ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह रचना किसकी है? तो यतीन्द्र मिश्र की है। 10वां है अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नय। 11वां नंबर है काशी में मरण भी माना गया है क्या? क्या माना गया है? मंगल की काशी में मृत्यु को भी क्या है? मोक्ष की प्राप्ति मंगल माना गया है। 12वां नंबर है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? 12वीं का राइट आंसर क्या होगा? सी कौन है? मुहर्रम। 13 नंबर है दक्षिण भारत में मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का डी प्रभाती के। 14 नंबर है मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी यह कथन किसका है? 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कौन है? बिस्मिल्लाह खां। 15 नंबर है नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा। 16 नंबर का प्रश्न है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। आगे है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यार जुलाहे। क्या है? यार जुलाहे। 18 नंबर है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई। 9वां है अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? 19 का राइट आंसर क्या होगा? शमसुद्दीन। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में। 21 है सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी शहनाई को। 22 है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो 22 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी। 23 है 23 का ए है राइट आंसर जीने की लालसा जिजीविका यानी कि जीने की लालसा। 24 है बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? 24 का राइट आंसर क्या है? बी उत्सुर मांगते थे। 25 है नेमत शब्द का क्या अर्थ है? नेमत काफ़ी अच्छा शब्द है नेमत। 25 का राइट आंसर होगा ईश्वर की देह। 26 है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। सुलोचना कौन थे? 27 का राइट आंसर है सुलोचना कौन थे? तो कौन थे? अभिनेत्री। 28 का है सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? 28 का है सिंह का बना वाद्य यंत्र श्रृंगी कहलाता है। 29 है अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामादय कौन थे? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सादिक हुसैन तथा अली बख्श। इस तरह से हम लोग 11 चैप्टर तक ख़त्म कर चुके हैं MCQ। अब देखेंगे लास्ट चैप्टर शिक्षा और संस्कृति। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं बनने वाले सभी क्या हैं हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला चैप्टर देख लेते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति चैप्टर का पहला MCQ है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ये नहीं हुआ। पहले का ये दूसरा प्रश्न है, दूसरे का राइट आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध। क्या होगा? अहिंसक प्रतिरोध। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। इसका पहला प्रश्न इस PDF में नहीं सेव हो पाया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तीसरे का सी, मार्क्स के विचारों से। प्रगतिशील का साहित्य का संबंध किससे है? मार्क्स के विचारों से। चौथा है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हृदय की शिक्षा। पांचवा है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1915 में। सातवां है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। आठवां है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? डी, अंग्रेजी। नवा है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक का पाठ है? तो शिक्षा और संस्कृति। 10वां है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। 11 नंबर है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो कब मनाता है? 2 अक्टूबर। 12 है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह कथन यह किसका विचार है? तो किसका विचार है? महात्मा गांधी का। 13 नंबर का है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 14 नंबर है, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर। अभी अभी हमने इसको देखा, ये रिपीटेड प्रश्न है आया हुआ। 14 का क्या हो जाएगा? डी। 15 है, टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। टॉलस्टॉय कौन थे? ये रूसी लेखक थे। 16 नंबर है, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? क्या हो जाएगा इसका? बहिष्कार। 17 है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति। यह कथन किसका है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए, महात्मा गांधी। 19 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 30 जनवरी 1948 को। 20 नंबर है, उदात्त शब्द का अर्थ है। उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? उन्नत। 21 है, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है कि। क्या मतलब है? किससे? आध्यात्मिक शिक्षा से। रिक्त स्थान भर है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? से, आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब क्या है? हृदय की शिक्षा। आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट प्रश्न का आंसर देना है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? इस तरह हम जितने भी MCQ गद्य खंड के बनने वाले इंपॉर्टेंट थे हमने सबको कवर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी परीक्षा में मदद करेगा। जय हिंद।